हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो सब्जेक्ट है आपका हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। तो हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को सभी दोस्त एक बार शेयर कर देंगे और सभी अपने दोस्तों को भी लाइव क्लास में लेकर आएंगे। तो फटाफट सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और सभी फ्रेंड्स को लाइव क्लास में आप फास्टली ले आइए। तो फ्रेंड्स, कल के लिए सॉरी, कल मैं आपकी क्लास नहीं करा पाया। वहाँ पर फ्रेंड्स माइक में प्रॉब्लम थी, नेटवर्क में भी कल बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसके लिए फ्रेंड्स आई एम सो सॉरी कि आपकी क्लास नहीं करा पाया, बट आज वही क्लास मैं यहाँ पर फिर से लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आपके लिए फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार फटाफट वीडियो को शेयर करेंगे और सभी दोस्तों को लाइव क्लास में आप लेकर आइएगा। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स का। चलिए फटाफट शेयर करिए और स्टूडेंट्स को लाइव क्लास में लेकर आइए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपके लिए कैड की जो रिवीजन क्लास के वीडियो कुछ अपलोड करती हैं, आरएसी के भी कुछ वीडियोस अपलोड कर दी हैं। तो आपने रिवीजन क्लास वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले आप फ्रेंड्स एक बार ज़रूर देख लीजिएगा इनको, क्योंकि आपके लिए हर एक क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो जाके आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। और इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस आपके लिए मैक्सिमम वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, चाहे वो आपका सब्जेक्ट हो, हाइड्रोलिक्स हो, आरएसी हो, कैड कैम हो, सीएस सेकंड हो, एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो। तो काफ़ी वहाँ पर वीडियोस अपलोड है, तो वहाँ से जाकर आप वीडियोस देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आज की ये क्लास शुरू करते हैं और सभी लोग क्या करेंगे, फटाफट सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक्स कौन से ग्रीक शब्द से मिलकर बना है? तो आपका जो फ्रेंड्स हाइड्रोलिक शब्द है वो आपका एक ग्रीक वर्ड है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा जो हाइड्रोलिक्स है वो किस ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ए आपका है हेल्डर से मिलकर बना है, बी आपका हेल्डर से मिलकर बना है, सी आपका हाइड्रो से, एंड डी ऑप्शन आपका नन ऑफ द एबो, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे कि इसका जो है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर करें और सभी स्टूडेंट्स को लाइव क्लास में लेकर आएँ। तो इसका देख लीजिए, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारा हाइड्रोलिक्स शब्द है फ्रेंड्स वो हमारे ग्रीक शब्द ह्यूडर से मिलकर बना है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक्स में द्रव की किन अवस्थाओं में अध्ययन किया जाता है? यानी कि जो हमारा हाइड्रोलिक्स होता है उसमें द्रव की किन अवस्थाओं में अध्ययन किया जाता है? ए ऑप्शन है द्रव की स्थिर अवस्थाओं में अध्ययन करते हैं, बी ऑप्शन है द्रव की गति की अवस्था में अध्ययन करते हैं, सी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, एंड डी ऑप्शन है ए एंड बी बोथ दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो सभी लोग इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करेंगे कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर देख लीजिए, यहाँ पर आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रोलिक्स में द्रव की स्थिर और गति दोनों अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बहने की क्षमता के आधार पर द्रव को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि बहने की क्षमता के आधार पर पदार्थ को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे। ए ऑप्शन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बी ऑप्शन 4 पार्ट में, सी ऑप्शन 3 पार्ट में, एंड डी ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए आपका 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सभी लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट करें कि बहने की क्षमता के आधार पर द्रव को कितने पार्ट में डिवाइड
किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि बहने की क्षमता के आधार पर जो हमारा द्रव होता है वो दो प्रकार का होता है। एक आपका होते हैं ठोस और दूसरे हमारे होते हैं फ्लूइड। अब ठोस क्या होते हैं? ठोस पदार्थ जो हैं वो बहने की क्षमता नहीं रखते हैं, इस आधार पर इन्हें ना बह सकने वाला पदार्थ कहते हैं। और तरल क्या होते हैं यानी फ्लूइड क्या होते हैं? फ्लूइड वे पदार्थ होते हैं जो बहने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। और तरल पदार्थों के अंतर्गत जैसे हमारा फ्लूइड हो गया, वाइपर हो गया एंड गैसेस आती हैं, ये आपके इसके एग्जाम्पल हैं। तो बहने की क्षमता के आधार पर जो हमारा फ्लूइड होता है वो आपका दो प्रकार का होता है, एक ठोस और एक द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूटन की श्यानता समीकरण इसमें से कौन सी है, आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपको कुछ समीकरण दिए गए हैं, तो इनमें से आपको पहचान कर बताना है कि न्यूटन का जो विस्कोसिटी का समीकरण था वो कौन सा है। ए बराबर टाउ म्यू डी वाई अपॉन डी वी, बी इक्वल्स टू टाउ डज नॉट इक्वल्स टू म्यू डी वी अपॉन डी वाई, सी बराबर टाउ इक्वल्स टू म्यू डी वी अपॉन डी वाई एंड डी ऑप्शन टाउ इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी वाई। तो सभी लोग फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया है टाउ इक्वल्स टू म्यू डी वी अपॉन डी वाई, ये न्यूटन की श्यानता समीकरण का करेक्ट फार्मूला होता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लास्टिक तरल होते हैं, आपको बताना है कि प्लास्टिक तरल किस प्रकार के होते हैं। ए हमारा नॉन न्यूट्रोनियन होते हैं, बी हमारा आइडियल यानी आदर्श होते हैं, सी हमारा न्यूट्रोनियन होते हैं एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबो, यानी कि ये सभी जो हैं ये एक प्लास्टिक तरल होते हैं। तो सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर देख लीजिए वो होगा फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए में जहाँ दिया है नॉन न्यूट्रॉनिक। तो जो हमारे प्लास्टिक तरल होते हैं वो एक नॉन न्यूट्रॉनिक होते हैं। तो प्लास्टिक फ्लूइड हमारा जो है नॉन न्यूट्रॉनिक होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में असंपीड्य तरल है, आपको बताना है कि इन दिए गए ऑप्शन में कौन सा तरल हमारा असंपीड्य होता है। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। ए ऑप्शन देख लीजिए द्रव, बी ऑप्शन आपका वेपर, सी हमारा गैस एंड डी आपका ये सभी। तो इसका सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि असंपीड्य तरल यानी कि जिनको हम क्या कंप्रेस नहीं कर सकते हैं वो फ्लूइड आपको बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो आपका गैस, सी ऑप्शन देखिए, इसका जो गैस दिया है तो इसको जब गैस को सिलेंडर में भरा जाता है, मान लीजिए ये आपका कोई सिलेंडर है, तो इसको जब हम यहाँ पर गैस को भरते हैं तो क्या कर इसको कंप्रेस कर कर ही तो भरते हैं, तो ये आपका तो गलत हो जाएगा। वाइपर देख लीजिए, वाष्प भी कि हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। चलते हैं डी, तो आपका फिर ऐसे ही गलत हो गया। तो बचा क्या आपका द्रव। तो जो हमारा फ्रेंड्स फ्लूइड होता है यानी कि जो हमारा द्रव होता है वो हमारा एक असंपीड्य तरल होता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप क्या कर लीजिए, इसको बना लीजिए जो फ्लूइड अपने कणों के विस्थापन में प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो इसको आपको बताना है कि वे फ्लूइड जो अपने कणों के विस्थापन में यानी कि अपने कणों के डिस्प्लेसमेंट में रेजिस्टेंस उत्पन्न करते हैं तो उनको क्या कहते हैं। ए ऑप्शन दिया उनको आदर्श तरल कहते हैं, बी ऑप्शन देख लीजिए उन्हें न्यूट्रॉनिक तरल कहते हैं, सी ऑप्शन आपका व्यवहारिक तरल कहते हैं एंड डी ऑप्शन यहाँ पर नॉन न्यूट्रॉनिक तरल कहते हैं। तो सभी लोग इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे कि इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो वे जो फ्लूइड
अपने कणों के विस्थापन में प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं वे आपके व्यवहारिक तरल कहलाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि तरल के घनत्व का फार्मूला क्या होता है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो हमारा फ्लूइड होता है उसके घनत्व का आपका फार्मूला क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले घनत्व की यानी डेंसिटी की डेफिनेशन देख लीजिए कि डेंसिटी किसे कहते हैं, या डेंसिटी को ही हम फ्रेंड्स क्या कहते हैं, आपेक्षिक सन्निहित कहते हैं, या इसी को हम इंग्लिश में मास डेंसिटी या इसी को हम इंग्लिश में स्पेसिफिक मास भी कहते हैं। तो इन सभी नामों को आप अच्छे से याद रखेंगे। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेंसिटी हमारी होती क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हिंदी में देखते हैं कि किसी तरल के इकाई आयतन की मात्रा को ही उसका घनत्व कहते हैं। यानी कि कोई भी जो फ्लूइड होता है उसके इकाई आयतन की जो मात्रा होती है वही हमारी घनत्व कहलाती है। इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि किसी तरल का जो इकाई मात्रा होती है आयतन की वो आपकी डेंसिटी कहलाती है, उसका घनत्व कहलाती है। तो यहीं पर आपको बताना है कि फ्लूइड के घनत्व का आपका फार्मूला क्या होता है। ए आपका ऑप्शन दिया है P प्रोपोर्शनल टू M अपॉन V, बी ऑप्शन दिया है P इक्वल्स टू M अपॉन V एंड सी ऑप्शन दिया है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड डी आपका दिया है P इक्वल्स टू V अपॉन M। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, सभी लोग फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे। तो फ्रेंड्स जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, सॉरी यहाँ पर फ्रेंड्स बी ऑप्शन सही होगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। P इक्वल्स टू M अपॉन V, जहाँ M आपका क्या है, तरल की मात्रा को बताता है एंड V आपका क्या है, तरल के आयतन को बताता है। तो इसको आप इस प्रकार भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि तरल की मात्रा, किसी तरल की मात्रा व तरल का आयतन का जो रेशियो होता है वो हमारा तरल का घनत्व कहलाता है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि घनत्व की जो यूनिट होती है एमकेएस पद्धति में, एमकेएस सिस्टम में इसका जो मात्रक क्या होता है, सभी लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे कि जो हमारा घनत्व होता है उसकी एमकेएस में यूनिट क्या होती है, साथ ही घनत्व की एसआई में यूनिट क्या होती है। दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में सभी का आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि शुद्ध जल का जो घनत्व होता है, यानी कि जो शुद्ध जल की हमारी डेंसिटी होती है वो आपकी कितनी होती है। ए ऑप्शन दिया है 999 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, बी ऑप्शन है 99.9 किलोग्राम होती है एंड सी ऑप्शन यहाँ पर दिया है 9.99 केजी पर मीटर क्यूब एंड डी ऑप्शन दिया है 9999 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो शुद्ध जल का आपको यहाँ पर घनत्व बताना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सभी लोग फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि जो हमारा शुद्ध जल होता है उसकी डेंसिटी कितनी होती है, उसका घनत्व कितना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया है 999 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो होती है वो हमारे शुद्ध जल की घनत्व होती है। तो इसका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका देख लीजिए कि जो शुद्ध जल का घनत्व आपका 999 किलोग्राम होता है ये आपका 15 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो 15 डिग्री सेल्सियस पर जो शुद्ध जल का घनत्व होता है वो 999 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। इसकी यूनिट भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर देख लीजिए कि 4 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर होता है उस पर जो हमारा शुद्ध जल का घनत्व होता है वो आपका 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
कि ग्लिसरीन का घनत्व कितना होता है। तो यहाँ पर ग्लिसरीन की डेंसिटी बतानी है आपको कि ग्लिसरीन की आपकी जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन पर आप इसको 1000 कर लेंगे और इसको आप 120 कर लेंगे। तो ए ऑप्शन देख लीजिए आपका 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारी ग्लिसरीन की डेंसिटी होती है। बी ऑप्शन देख लीजिए 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। सी ऑप्शन देख लीजिए 1200 किलोग्राम पर मीटर होती है। एंड डी ऑप्शन देख लीजिए 120 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो सभी लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कि जो हमारी फ्रेंड्स ग्लिसरीन होती है उसका घनत्व कितना होता है। तो इसका अभी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो हमारा MKS में यूनिट होती है डेंसिटी यानी कि जो हमारी घनत्व की MKS पद्धति में मात्रक होती है उसका नोट कर लीजिए। ये आपका होता है किलोग्राम फोर्स सेकंड स्क्वायर अपान मीटर की पावर 4। इसको यहाँ पर नोट करेंगे। मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये MKS में आपकी यूनिट में लिख रहा हूँ यहाँ पर आपकी डेंसिटी की। तो इसको नोट करेंगे किलोग्राम फोर्स सेकंड स्क्वायर अपान मीटर की पावर 4, ये आपकी MKS में यूनिट होती है। और अब SI में देख लेते हैं। तो SI में इसकी यूनिट होगी घनत्व की न्यूटन इंटू सेकंड स्क्वायर पर मीटर की पावर 4, ये आपकी SI की यूनिट होती है। तो दोनों यूनिट आप अच्छे से याद रखेंगे। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है ग्लिसरीन की जो डेंसिटी है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो दिया है यहाँ पर ए 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारी ग्लिसरीन की डेंसिटी हो जाती है। तो इसका आप ऐसे ही आंसर कर सकते थे कि जो हमारा घनत्व होता है इसका जो मात्रक होता है वो आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको भी, ये तो आपका डिसमिनेट हो गया यहाँ पर, ये तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन बचे। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी मैंने जो MKS में यूनिट बताई किलोग्राम फोर्स सेकंड स्क्वायर मीटर की पावर 4, ये भी होती है। और आपकी एक जो ये लिखी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये दोनों यूनिट आपकी MKS में घनत्व की होती हैं। तो कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। और देख लीजिए SI में एक आपकी फ्रेंड्स और यूनिट होती है जो आपकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला है क्वेश्चन कि द्रव के कण आपस में किस बल के कारण चिपके रहते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो हमारे फ्लूइड के पार्टिकल्स होते हैं वो किस बल के कारण आपस में चिपके रहते हैं। तो ए ऑप्शन आपका है चुंबकीय बल यानी कि मैग्नेटिक फोर्स के कारण चिपके रहते हैं। बी हमारा है इलेक्ट्रिकल बल यहाँ पर यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण चिपके रहते हैं। सी आपका है गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया है आणविक आकर्षण बल के कारण यानी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण चिपके रहते हैं। तो सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर कमेंट करेंगे कि इसका जो है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है कि द्रव के कण आपस में किस बल के कारण चिपके रहते हैं। तो देख लेते हैं इसका। ए ऑप्शन आपका जो मैग्नेटिक फोर्स, ये तो होगा नहीं आपका। बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होता नहीं है। और यहाँ पर जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल, ये तो लगता नहीं। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आणविक आकर्षण बल के कारण जो हमारे द्रव के कण होते हैं वो आपस में चिपके रहते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक स्ट्रोक CGS प्रणाली में होता है। तो आपको बताना है कि एक स्ट्रोक का मान जो है वो CGS प्रणाली में कितना होता है। तो CGS का फुल फॉर्म देख लीजिए, ये आपका होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको आना चाहिए। तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि एक स्ट्रोक का जो मान है वो CGS सिस्टम में यानी CGS प्रणाली में किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन देख लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर होता है। बी ऑप्शन देख लेते हैं 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर होता है।
सी ऑप्शन आपका दिया है 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर होता है, एंड डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ द एबो, यानी कि इनमें से कोई भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो सभी लोग फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि एक स्ट्रोक का सीजीएस प्रणाली में मान कितना होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका जो ऑप्शन नंबर ए दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आपका जो है एक स्ट्रोक का सीजीएस प्रणाली में मान होता है। सीजीएस आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकंड इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को एक बार लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे और उन्हें भी आप लाइव क्लास में जल्दी से फटाफट लेकर आइएगा। तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो फटाफट वीडियो को शेयर करिए और बाकी दोस्तों को भी लाइव क्लास में आप जल्दी से लेकर आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि द्रव अपने किस गुण के कारण दाब डालता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि द्रव में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि उसके कारण जो है वो फोर्स अप्लाई करता है। ए ऑप्शन आपका दिया है भार के कारण, यानी कि जो उसका मास होता है उसके कारण। बी ऑप्शन दिया है टेम्परेचर के कारण, यानी तापमान के कारण। यहाँ पर सी होना चाहिए, सी ऑप्शन आपका है गुरुत्वाकर्षण के कारण है। डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबो, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। तो द्रव अपने किस गुण के कारण दाब डालता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो आपका सी ऑप्शन दिया है गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसका ये तो आंसर होगा नहीं। बी पर चलते हैं, बी देख लेते हैं तापमान के कारण। तो तापमान के कारण कोई भी चीज़ जो है वो प्रेशर नहीं डालती है। और डी ऑप्शन तो इसका बिल्कुल ही आंसर करेक्ट नहीं होगा। तो बचा आपका कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो द्रव होता है वो अपने भार के कारण ही प्रेशर को लगाता है, यानी कि भार के कारण ही दाब को लगाता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पास्कल ने अपना नियम कब दिया था। तो जो फ्रेंड्स आपके वैज्ञानिक थे पास्कल, उन्होंने अपना नियम कब दिया था, वो उन्होंने अपना रूल कब दिया था। तो ए ऑप्शन देख लीजिए 1651 में, यानी 1651 में दिया था। बी ऑप्शन है 1650 1650 में दिया था। सी ऑप्शन देख लेते हैं 1653 यानी कि 1653 एंड डी ऑप्शन 1652 यानी कि 1652। तो फ्रेंड्स, जो हमारे बी पास्कल वैज्ञानिक थे उन्होंने एक नियम को दिया था। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिएगा और इसका नियम बी पास्कल का नियम क्या होता है इसको आप अच्छे से सुन लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका हाइड्रोलिक्स सब्जेक्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो जो फ्रेंड्स, जो हमारा बी पास्कल का नियम होता है, चलिए इसको सुन लीजिए कि जो हमारे वैज्ञानिक थे बी पास्कल, उन्होंने बताया था कि कोई भी जो फ्लूइड होता है वो स्थिर अवस्था में सभी दिशाओं में एक समान फोर्स को अप्लाई करता है। तो चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये आपका कोई बर्तन है और यहाँ पर हमारा क्या है, फ्लूइड भरा है। इसको अच्छे से बना लेते हैं कि ये हमारा कोई बर्तन है और यहाँ पर क्या है कि हमारे फ्लूइड के पार्टिकल हैं। तो यहाँ पर जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है ऊपर से, जहाँ पर बल लगाया जाता है, तो जो द्रव के कणों पर बल लगता है वो सभी दिशाओं में एक प्रकार से लगता है। तो ये नियम हमारे जो है बी पास्कल वैज्ञानिक ने दिया था कि द्रव की स्थिर अवस्था में, तो इसको नोट कर लेंगे पॉइंट की, जब हमारा फ्रेंड्स जो लिक्विड होगा वो स्थिर अवस्था में होगा तभी हमारा पास्कल का नियम वहाँ पर वर्क करेगा। तो पास्कल का नियम कहता है कि द्रव स्थिर अवस्था में सभी दिशाओं में एक समान रूप से फोर्स को अप्लाई करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि 1653 में जो हमारे बी पास्कल वैज्ञानिक थे उन्होंने अपना नियम दिया था कि कोई भी जो फ्लूइड होता है वो स्थिर अवस्था में सभी दिशाओं में एक समान फोर्स को अप्लाई करता है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थिर अवस्था में
कोई तरल सभी डायरेक्शन में किस प्रकार बल लगाता है। तो अभी मैंने आपको बताया है, ये आपका बी पास्कल का नियम है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, समान बल लगाता है, असमान बल लगाता है, सी ऑप्शन ए एंड बी दोनों, एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्थिर अवस्था में कोई भी तरल जो है सभी डायरेक्शन में एक प्रकार का एक समान फोर्स अप्लाई करता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को फ्रेंड्स लाइक नहीं किया तो फटाफट आप वीडियो को लाइक भी कर देंगे, और अभी तक वीडियो को आपने शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर और भी स्टूडेंट्स क्लास में लेकर आइएगा। और फ्रेंड्स आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोज़ रेगुलर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मशीन पास्कल के नियम पर वर्क करती है। तो ए ऑप्शन दिया है हाइड्रोलिक लिफ्ट, बी ऑप्शन दिया है हाइड्रोलिक जैक, सी ऑप्शन दिया है हाइड्रोलिक क्रेन, एंड डी ऑप्शन दिया है ये सभी। तो इसका सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि जो मशीनें दी गई हैं क्या ये सभी पास्कल के नियम पर कार्य करती है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट तो आपने देखी हुई होगी कि किसी भी चीज़ को उठाने के लिए भी हाइड्रोलिक लिफ्ट का उपयोग करते हैं, ये तो आपकी पास्कल के नियम पर कार्य करती है। बी ऑप्शन देख लेते हैं हाइड्रोलिक जैक। तो हाइड्रोलिक जैक का आपने प्रयोग देखा ही होगा कि गाड़ी के टायरों को बदलने में, बड़े बड़े ट्रक के टायरों को बदलने के लिए हम हाइड्रोलिक जैक का प्रयोग करते हैं। तो हैवी व्हीकल्स के जब हमें टायर चेंज करने होते हैं तो वहाँ पर हम हाइड्रोलिक जैक का उपयोग कर लेते हैं। तो ये भी हमारा पास्कल के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट आपका आता है हाइड्रोलिक क्रेन। तो हाइड्रोलिक क्रेन क्या होती है कि इसके द्वारा हम भारी वस्तुओं को उठाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग कि पारा का जो 15 डिग्री सेल्सियस पर, क्वेश्चन सुनिए, पारा का 15 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व कितना होता है। तो सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे कि पारा का जो है घनत्व कितना होता है 15 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब होता है, आपको बताना है कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है निम्न ऑप्शन में किसके बराबर होता है। तो ए ऑप्शन आपका 76 सेंटीमीटर पारा स्तंभ होता है, बी ऑप्शन है 72 सेंटीमीटर पारा स्तंभ के बराबर होता है, सी ऑप्शन है 72 सेंटीमीटर के बराबर होता है, एंड डी ऑप्शन है 70 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो सभी लोग फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे कि वायुमंडलीय दाब जो है वो किसके बराबर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वायुमंडलीय दाब जो है वो 76 सेंटीमीटर पारा स्तंभ के बराबर होता है। तो इसका क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 सेंटीमीटर पारा स्तंभ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अभी मैंने फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पारा का जो है 15 डिग्री सेल्सियस पर तापमान कितना होता है। तो इसका नोट कर लीजिए, वो आपका 13,558 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो यूनिट सहित आप इसका आंसर याद कर लीजिएगा कि जो हमारा पारा होता है उसका 15 डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी होती है, घनत्व होती है, वो 13,558 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो इसकी यूनिट लिखना मत भूलिए कहीं पर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि परम शून्य को आधार मानकर इसके ऊपर मापा गया दाब क्या कहलाता है। क्वेश्चन समझ लेते हैं कि परम शून्य को बेस मानकर जब हम इसके ऊपर दाब मापते हैं तो ये क्या कहलाता है। ए ऑप्शन आपका परम दाब कहलाता है, बी ऑप्शन हमारा निरपेक्ष दाब कहलाता है, सी ऑप्शन आपका निर्वात दाब कहलाता है, डी ऑप्शन इसमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द एबो। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आना चाहिए। परम शून्य दाब को आधार मानकर इसके ऊपर जो दाब मापा जाता है वो आपका निर्वात दाब कहलाता है, वैक्यूम प्रेशर कहलाता है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुमंडलीय दाब तथा गेज दाब का योगफल क्या कहलाता है। आपको बताना है कि जब हम वायुमंडलीय दाब और गेज दाब को जोड़ देते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है। ए आपका निरपेक्ष दाब कहलाता है,
बी ऑप्शन आपका निर्वात दाब कहलाता है, सी ऑप्शन है गेज दाब कहलाता है एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि वायुमंडलीय दाब तथा गेज दाब को जोड़ने से हमारा क्या बन जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब का जो योगफल होता है वो हमारा निरपेक्ष दाब कहलाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि द्रव के दाब को किस पैमाने से नापते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो द्रव का दाब होता है उसको किस प्रकार के पैमाने से यहाँ पर नापा जाता है। तो इसका सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट में आना चाहिए। ए ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर दिया है मैनोमीटर, टैकोमीटर दिया है, बी ऑप्शन स्केल दिया है, सी मैनोमीटर है, डी ऑप्शन आपका वर्नियर। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। आपको बताना है कि द्रव के दाब को किस पैमाने से मापते हैं। ए ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो ए ऑप्शन दिया है टैकोमीटर, तो टैकोमीटर से क्या करते हैं, हम कोणीय चाल नापते हैं। ठीक है, कोणीय चाल मापने के लिए हम टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये जो आपका टैकोमीटर फ्रेंड्स आपको 6 सेमेस्टर में मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नामक सब्जेक्ट में आपको ये पूरा पढ़ने को मिल जाएगा। मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपके सभी जितने भी टैकोमीटर हैं, वर्नियर स्केल हैं, सब कुछ वहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। बी ऑप्शन देख लेते हैं, स्केल है जो आपकी सिंपल स्केल होती है। सी ऑप्शन आपका मैनोमीटर से मापते हैं एंड डी ऑप्शन हमारा वर्नियर स्केल से मापते हैं। तो ए ऑप्शन जो दिया टैकोमीटर से हम कोणीय चाल नापते हैं। बी ऑप्शन जो स्केल जो आपकी सिंपल वाली स्केल होती है। डी ऑप्शन देख लेते हैं कि जो हमारा वर्नियर स्केल से क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को मापने के लिए हम वर्नियर का इस्तेमाल करते हैं। तो बचा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि द्रव का जो दाब है उसको मापने के लिए हम मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं कि जो हमारा मेजरमेंट ऑफ प्रेशर होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो ये आपका फ्रेंड्स 2 टाइप्स का होता है। पहला टाइप आपका देख लेते हैं। पहला टाइप आपका मैनोमीटर ही होता है और दूसरा टाइप आपका होता है यांत्रिक गेज यानी कि मैकेनिकल गेज। अब मैनोमीटर क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा मैनोमीटर होता है उससे हम क्या करते हैं कि अत्यधिक या निम्न दाब को मापते हैं। तो मैनोमीटर से हम निम्न दाब को मापते हैं और जो हमारा यांत्रिक दाब होता है यानी कि मैकेनिकल गेज होता है इससे हम हाई प्रेशर को मापते हैं। तो मैनोमीटर से हम निम्न दाब को मापते हैं और जो हमारे यांत्रिक गेज होते हैं इससे हम हाई प्रेशर को मापते हैं। और जो फ्रेंड्स हमारा मैनोमीटर होता है ये आपका 2 प्रकार का होता है। चलिए इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, खाली आप मैनोमीटर को याद कर लीजिए कि मैनोमीटर से द्रव का दाब मापते हैं और जो हमारा मैनोमीटर होता है वो लो प्रेशर मापने के लिए काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यांत्रिक गेज से किस प्रकार के प्रेशर को मापते हैं। तो अभी मैंने इसका बताया कि यांत्रिक गेज से हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर को मापते हैं। यानी कि जो हमारा मैकेनिकल गेज होता है उससे हम हाई प्रेशर को मापते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पीजोमीटर नली किसका सरलतम रूप होती है। तो आपको बताना है कि जो हमारे पीजोमीटर ट्यूब होती है, नली होती है, वो किसका सरलतम रूप होती है। तो ए हमारा मैनोमीटर का, बी हमारा बॉर्डन नली का, सी ऑप्शन ए एंड बी दोनों एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ द एबो। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। सभी लोग फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट आप वीडियो को लाइक भी कर देंगे और अपने दोस्तों को वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी करने का एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल सके। तो सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक तो आप कर दीजिएगा क्योंकि फ्रेंड्स आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देख लेते हैं कि पीजोमीटर नली जो है वो हमारी मैनोमीटर का ही एक सरलतम रूप होती है। जो हमारा मैनोमीटर होता है वो 2 पार्ट का होता है।
आपका एक साधारण मैनोमीटर होता है जिसको हम सिंपल मैनोमीटर कहते हैं, और दूसरा आपका होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर जिसको हम भेद सूचक दाब मापी कहते हैं। और जो मैंने अभी आपका फर्स्ट पार्ट बताया सिंपल मैनोमीटर, इसके दो पार्ट होते हैं, एक आपका पीजोमीटर होता है और दूसरा होता है यूट्यूब मैनोमीटर। तो ये दो पार्ट आपके जो है मैनोमीटर में सिंपल मैनोमीटर के पार्ट होते हैं। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पीजोमीटर किस प्रकार का गेज होता है। तो आपको बताना है कि पीजोमीटर किस प्रकार का गेज होता है। तो इसका सिंपली आपको आंसर पता ही हो गया होगा कि जो हमारा पीजोमीटर होता है वो हमारा एक मैनोमीटर प्रकार का ही गेज होता है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया पास्कल से रिलेटेड। तो पास्कल का क्वेश्चन कह रहा है कि पास्कल के नियम के लिए कौन सा समीकरण सत्य है। तो ए ऑप्शन देख लेते हैं, P1 इक्वल्स टू P2 एंड P2 डज नॉट इक्वल्स टू P3, यानी कि प्रेशर जो हमारा P1 पर होगा वो P2 के बराबर है, लेकिन P2 वाला प्रेशर हमारे P3 के बराबर नहीं है। बी ऑप्शन देख लेते हैं, P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3, यानी कि P1 पर जो प्रेशर है वो भी P2 पर है एंड P3 पर भी सेम है, यानी तीनों पर आपके प्रेशर बराबर हैं। सी ऑप्शन आपका दिया है P1 डज नॉट इक्वल्स टू P2, P2 डज नॉट इक्वल्स टू P3, यानी कि तीनों प्रेशर आपके बराबर नहीं है। एंड डी ऑप्शन है नथिंग, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो पास्कल के लिए कौन सा समीकरण यहाँ पर, कौन सी इक्वेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसका जो आंसर देख लीजिए वो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि पास्कल का जो नियम कहता है कि स्थिर अवस्था में कोई भी जो द्रव होता है वो सभी दिशाओं में एक प्रकार से फोर्स अप्लाई करता है। तो इसका जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये इसको हम कुछ 3D में बनाकर, यहाँ पर जैसे आपका एक फोर्स अप्लाई हो रहा है और कुछ यहाँ पर आपका एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर यानी कि जब हमारा फ्लूइड स्थिर अवस्था में होगा वो सभी दिशाओं में एक प्रकार से फोर्स अप्लाई करेगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है प्रेशर हेड होता है। तो आपको यहाँ पर प्रेशर हेड का फार्मूला बताना है कि प्रेशर हेड का फार्मूला कौन सा होता है। तो ए ऑप्शन है W/P, बी ऑप्शन है P/W, सी ऑप्शन है W इक्वल्स टू P एंड डी ऑप्शन है नथिंग, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो W आपका वेट को बताता है एंड P आपका प्रेशर को डिनोट करता है। तो ये आपका मास यानी कि इसका भार हो गया एंड P आपका यहाँ पर प्रेशर को बताता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हमारा प्रेशर हेड होता है वो प्रेशर अपॉन जो हमारा भार होता है, वेट होता है, उसका जो है यहाँ पर रेशियो होता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा प्रेशर हेड होता है वो हमारा P/W का रेशियो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर कैसा होता है। तो आपको बताना है कि फ्रेंड्स जो हमारा जल का घनत्व होता है वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर कैसा होता है। ए ऑप्शन देख लीजिए, अधिकतम होता है, बी ऑप्शन आपका न्यूनतम होता है, सी ऑप्शन है समान रहता है एंड डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जल का जो घनत्व होता है वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। तो ए ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दीजिए कि जो हमारा डायाफ्राम गेज होता है उसके द्वारा हम क्या नापते हैं। तो आपको बताना है कि जो हमारा डायाफ्रेम गेज होता है उसके द्वारा हम क्या चीज़ मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तब तक चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डायाफ्राम गेज से क्या मापते हैं। क्वेश्चन आपका सेम वही आ गया कि जो हमारा डायाफ्राम गेज होता है उससे क्या नापते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर दिया है दाब को नापते हैं, बी ऑप्शन आपका टेम्परेचर यानी तापमान को मापते हैं, सी ऑप्शन हमारा निर्वात को नापते हैं एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द वो, यानी कि ये तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो डायाफ्रेम गेज से हम क्या नापते हैं इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए दिया है प्रेशर, यानी कि प्रेशर को मापने के लिए ही हम डायाफ्राम गेज का उपयोग कर लेते हैं।
तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग और बताइए कि जो हमारा टोटल प्रेशर होता है उसका एमकेएस में मात्रक क्या होता है और एसआई में उसका मात्रक क्या होता है। तो टोटल प्रेशर का हमारा एमकेएस में मात्रक आपको बताना है और एसआई में आपको इसका मात्रक बताना है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो सभी लोग कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज के क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए कैसे लगे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर देख लीजिए कि जो हमारा एमकेएस पद्धति में जो टोटल प्रेशर होता है उसका मात्रक जो होता है वो आपका किलोग्राम फोर्स होता है और एसआई में इसका मात्रक न्यूटन होता है। तो इसका सभी लोग अच्छे से याद कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताएं आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस कराए हैं, सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं है। तो एग्ज़ाम देने से पहले आप ये वीडियो रिवीजन क्लास वाले ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो यूट्यूब पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पर आप जाकर सारी पुरानी इस वीडियो देख लीजिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। और थैंक यू फ्रेंड्स आप सभी का हम मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप सभी लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा और आपके लिए इसी तरह की इम्पोर्टेंट क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाती रहेगी। तो फ्रेंड्स थैंक यू आप सभी का मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को क्लास में जोड़िएगा ज़रूर नेक्स्ट क्लास में। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू। और हाँ इसकी पीडीएफ देख लीजिए फ्रेंड्स, पीडीएफ देख लीजिए। इसका जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा। तो टेलीग्राम की लिंक आपको कहाँ मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टेलीग्राम की लिंक वहाँ पर मिलेगी। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो टेलीग्राम पर फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ अभी तक प्रोवाइड करा दी गई हैं। क्वेश्चंस बैंक की भी पीडीएफ हैं, बुक की भी पीडीएफ हैं। तो आपके पास फ्रेंड्स यदि बुक नहीं है तो आप टेलीग्राम पर जाकर अपने सब्जेक्ट की आवश्यकता अनुसार फ्रेंड्स बुक आप वहां पर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स बुक पढ़कर जाइएगा क्योंकि बुक से ही आपके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका सारा सिलेबस दिया होता है। आपके पास फ्रेंड्स बुक है तो बहुत अच्छा है, आप बुक पढ़कर जाइए। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए।